नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और कुछ महीनों बाद ग्रुप डी का पेपर भी हो जाएगा। लेकिन पेपर देने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर में साइंस कैसी पूछी जाती थी। साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं और जिसने साइंस के इस 25 क्वेश्चन को फोड़ दिया वही ग्रुप डी में सिलेक्शन पा पाएगा। बच्चों, पिछली बार 99 सेट हुए थे और हर सेट में 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के पूछे गए थे। बच्चों, हर सेट में कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे थे साइंस के वो जो बड़ी अड़ियल थे और वही सवाल हर एक सेट में रिपीट भी हो रहे थे। तो ऐसे ही अड़ियल सवालों के यानी टेढ़े सवालों के मैं आपको 10 मिनट की एक ऐसी थ्योरी देने वाला हूं जिससे उस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। आप लोग को सामने देखिए एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हमारे इंडक्शन वाले टॉपिक से पूछा गया सवाल है। मतलब पूरा थ्योरी पढ़ लेने के बाद ना आप ऐसे क्वेश्चन को ना एकदम धुआं की तरीके से उड़ा दोगे। बच्चों, इसमें ना पहले समझना पड़ेगा कि इंडक्शन क्या होता है, इसके अलावा फैराडे के नियम क्या होते हैं, तब इसके हर स्टेटमेंट का तुम्हें मतलब समझ में आएगा। और जब इसके हर स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा तो इस तरीके के जितने भी सवाल पिछली बार पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लगाओगे। मैं आपको वादा करता हूं और ये दावा भी करता हूं कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, लेकिन जब जब इस तरह के सवाल आप सामने देखोगे तो याद करोगे कि हाँ, योगेश सर ने मुझे ये टॉपिक पढ़ाया था जिसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ओके, चलो भाई, तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। हाँ, मेरी एक टैग लाइन है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखें कि अब आपको रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं कि हर क्वेश्चन को कैसे जो है बनाते हैं। बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया इंडक्शन कहते किसको है आखिरकार। तो इंडक्शन को समझाने के लिए देखिए यहां पर मैंने एक कॉइल रखी। बच्चों, कॉइल के बगल में ये हमारा मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब होता है कि ये हमारा एक तरह का क्या हो गया बच्चों, चुंबक है। अब ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल को मैंने एक अमीटर के साथ जोड़ दिया। बच्चों, ये अमीटर है तो शुरुआत में अमीटर की रीडिंग कुछ ऐसी है, मतलब 0 रीडिंग है। अब देखो होगा क्या, जब ये कॉइल के पास में ये चुंबक रखा जाएगा तो चुंबक से ये गुजरेंगी चुंबकीय बल रेखाएं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो ये चुंबक से देखो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय बल रेखाएं। अरे ये निकल रही है ना चुंबकीय बल रेखाएं, सर ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकल रही। तो शुरुआत वाली कंडीशन में यानी ये जो ऊपर वाला डायग्राम है जिसको मैं अपना पहला डायग्राम बोल देता हूं, इस पहले वाले डायग्राम में दोनों चीजें स्थिर है। मतलब ये जो कॉइल है ये भी हमारी पूरी तरह से स्थिर है और ये जो हमारा जो चुंबक है ये चुंबक भी पूरी तरीके से स्थिर है। दोनों चीज स्थिर है, किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा। तो होगा क्या कि इस चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा यहां पर जो हमारा फ्लक्स बंधेगा वो हमारा कांस्टेंट फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब होता है कि बल रेखाओं की टोटल संख्या किसी एरिया से जो गुजरती है उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो कि पहले वाले डायग्राम में दोनों चीजें स्थिर होने की वजह से हमारा फ्लक्स कैसा रहेगा बच्चों, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स पूरी तरह से इसमें कांस्टेंट है। बट अगर दूसरे वाले डायग्राम की बात करते हैं तो दूसरे वाले डायग्राम में देखिए कि अभी हमारा कॉइल अभी भी स्थिर है, कॉइल में किसी तरह का कोई मोशन नहीं दिया गया। लेकिन ये जो हमारा चुंबक है बच्चों, इस चुंबक को एक वेलोसिटी के साथ जो है कॉइल के पास लाया जा रहा है। अब आप खुद मुझे बताओ, जब ये कॉइल के पास आएगा ना तो इस कॉइल से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। बच्चों, वृद्धि भी हो सकती है और दूर ले जाए तो कमी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कॉइल में जो भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन आ जा रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा है, तो ध्यान रखना वहां पर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। और इसी ईएमएफ को पैदा होने की जो घटना होती है सर, उसी को हम लोग इंडक्शन के नाम से जानते हैं, प्रेरण के नाम से जानते हैं। सर मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब भी कभी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वहां पर एक वोल्टेज पैदा होगा और उसी वोल्टेज को हम क्या नाम से जानते हैं, तो कह देना उसी वोल्टेज को हम विद्युत वाहक बल या शॉर्टकट में बोला जाए तो ईएमएफ के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल कब आएगा? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब दोनों के बीच में एक मोशन होगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैं पॉइंट यहां नोट डाउन कर दे रहा हूं। जब जब कॉइल और चुंबक के बीच में कॉइल और चुंबक के बीच में मेरे भाई रिलेटिव मोशन होगा, तब तक ध्यान रखना हमारा जो फ्लक्स होगा वो बदलेगा
और फ्लक्स बदलेगा तो ध्यान रखना वहां पर एक वोल्टेज पैदा होगा, और इस पूरी घटना को ही हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं, इंडक्शन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको प्रेरण कहते हैं। सवाल ये कि चलो इंडक्शन तो समझ में आ गया कि इंडक्शन कैसे आना। ये जो वोल्टेज आता है, इस वोल्टेज का मान किसने दिया, तो ध्यान रखना ये जो वोल्टेज पैदा होता है, इस कॉइल में जो वोल्टेज पैदा हो रहा, इस वोल्टेज को देने वाले साइंटिस्ट थे फैराडे। फैराडे ने ये कहा कि जो भी हमारा वोल्टेज ई आता है उसका फॉर्मूला होगा माइनस का एन और आगे ध्यान रखना डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो फैराडे ने बोला कि जो भी हमारा वोल्टेज पैदा हो रहा उस वोल्टेज को निकालने का फॉर्मूला ई बराबर माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां ये एन क्या है तो कह देना एन हमारा नंबर ऑफ कॉइल है। नंबर ऑफ कॉइल न बोलकर आप नंबर ऑफ टर्न बोलिए। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब हो गया फेरों की संख्या, तो यहां कितने फेरे लगाए गए हैं उनकी संख्या कैपिटल है। तो इन शॉर्ट ये क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि जब जब रिलेटिव मोशन होगा सर वहां वहां फ्लक्स बंधेगा, और फ्लक्स अगर बदलेगा तो वहां विद्युत वाहक बल आएगा। बट ये वाली स्लाइड के अलावा ना एक स्लाइड और आपको समझनी चाहिए। ये हमारे जो 4 केस बनते हैं वो चारों केस को समझाने वाली ये स्लाइड आ रही। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडक्शन में जब भी कभी मोशन होता है तो वहां पर हम लोग 4 केस बनाते हैं चुंबक और कॉइल के बीच। यही 4 केस से पिछली बार 10 तरह के सवाल बनाए गए। क्या है ये 4 केस समझो बच्चों। केस नंबर 1 ये कहता है कि हमारी ये जो कॉइल है ये कॉइल भी स्थिर हो, इसके अलावा ये जो चुंबक है ये चुंबक भी स्थिर हो, यानी दोनों हमारे स्थिर हैं, किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा। तो बच्चों जब दोनों हमारे स्थिर है तो फ्लक्स हमारा फाई कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। और मेरे भाई अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो गया तो बताइए जरा क्या हो जाएगा, तो कह देना विद्युत वाहक बल हमारा 0। तो पहली वाली कंडीशन में विद्युत वाहक बल 0 होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि पहली वाली कंडीशन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, नो रिलेटिव मोशन। जब किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बच्चों तो इसका मतलब साफ साफ है कि कोई भी विद्युत वाहक बल पैदा नहीं हो रहा। अच्छा सर, दोनों स्थिर थे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारी कॉइल स्थिर हो, ध्यान से सुनना, कॉइल स्थिर हो और ये जो चुंबक है ये चुंबक या तो कॉइल के पास आ रहा हो या फिर दूर जा रहा हो। भाई दोनों कंडीशन पॉसिबल है, या तो पास आ रहा हो या हमारा दूर जा रहा हो। पास आ रहा होगा तो भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जा रहा होगा तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। भाई परिवर्तन का मतलब दोनों चीजें है ना, बढ़ना या घटना। तो हमने क्या किया कि कॉइल को देखो, कॉइल को स्थिर रखकर चुंबकीय फ्लक्स को चुंबक को पास ला रहा है या दूर जा रहा है। तो जब ये पास आएगा या दूर जाएगा तो 101% इनके बीच में बताइए कैसा मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा। इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब ही यही होता है भैया कि दो वस्तुओं के बीच जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका अर्थ होता है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी या तो घटे या बढ़े, तब आप कहोगे रिलेटिव मोशन हो रहा है। ओके, तो कहना दोनों में से एक को स्थिर करके दूसरे को पास या दूर ले जा रहा है तो रिलेटिव मोशन होगा। और मेरे भाई रिलेटिव मोशन होगा तो इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इसलिए विद्युत वाहक बल ई, जिसको वोल्टेज कहते हैं, वो 0 नहीं होगा। अच्छा सर इसका एक केस और बन सकता है। मान लीजिए ये दोनों की दोनों चीजें, यानी ये कॉइल भी और इसके अलावा ये चुंबक भी, ये दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आए ऐसे। तो बच्चों अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आए, हमने दोनों को मोशन दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है ना, बदल रही है ना बीच की दूरी। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के पास आएंगे तो आप फिर से कहोगे कि सर इस बार भी तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। यस, इस बार भी तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स हमारा फिर से बदलेगा, और फ्लक्स हमारा फिर से बदलेगा बच्चों, तो जो ई है वो इस बार भी 0 नहीं होगा, यानी विद्युत वाहक बल पैदा होगा। सर चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस ये हो सकता है कि ये जो कॉइल है और ये जो हमारा चुंबक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सर सेम डायरेक्शन में देखो एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो बच्चों अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आप सब गणित के स्टूडेंट हैं, अच्छे से गणित पढ़ के आते, तो अरे ये सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो इनके बीच का ये जो गैप है, ये क्या गैप बदलेगा।
कहना नहीं बदलेगा है सर, जब सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो बीच का डेप्थ कहाँ बदलेगा, बीच का डेप्थ तो सेम रहेगा। तो जब बीच का डेप्थ ही नहीं बदलेगा तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है सर, इस वाली कंडीशन में किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन। यस, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो बीच का डेप्थ नहीं बदल रहा, तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा, और अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है तो विद्युत वाहक बल E हमारा 0। इसका एक केस और बन सकता है जिसमें हम लोग चुंबक को स्थिर कर दे, कॉइल को आगे पीछे कर दे, वो भी यही वाला केस हो जाएगा एक तरह का। तो आपने ये देखा कि हमने 4 केस बना के बताए, किसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा। इस पर जो है ना, पिछली बार मैं आपको बता दूं कम से कम 10 से 12 सवाल पूरे 99 सेट को मिलाकर 10 से 12 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए थे। आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो याद करेंगे, हाँ यार मैंने तो वो कॉन्सेप्ट योगेश सर से पढ़ लिया था, ओहो सही हो गया, एक वेलोसिटी दे दिया था, 2 केस आए थे। मतलब आप देखना प्रीवियस ईयर पेपर जब लगाओगे तो खुद ही मिलेगा। बच्चों इनमें से एक कंडीशन और पूछी जाती है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें विद्युत वाहक बल सबसे ज्यादा पैदा होगा। तो कहना वो कंडीशन जिसमें रिलेटिव मोशन सबसे तेज होता है, या बीच की दूरी सबसे तेज घटे या बढ़े। तो ये वाला जो थर्ड वाला केस है, जरा गौर से देखिए थर्ड वाले केस को। थर्ड वाले केस में कॉइल और चुंबक एक दूसरे के पास आ रहे हैं और सेम स्पीड से आ रहे हैं ऐसे। तो बच्चों आपको कईयों बार पढ़ाया गया है कि जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी आपस में जुड़ जाती है, यानी v1 प्लस v2 हो जाती है। तो ये वाला थर्ड वाला केस ऐसा है जिसमें रिलेटिव मोशन सबसे तेज हो रहा है। इसीलिए इस थर्ड वाले केस में जो भी हमारा विद्युत वाहक बल पैदा होगा मेरे दोस्त, वो हमारा सबसे ज्यादा होगा। इस पर भी सवाल बन चुका है कि कौन सी वो कंडीशन होगी जिस पर विद्युत वाहक बल हमारा सबसे तेज होगा। ऐसे ही 4 ऑप्शन बना दे रहा और पूछ ले रहा कि भैया आंसर बता दो। ओके चलो, अब मैंने जो आपको शुरुआत में क्वेश्चन दिखाया था, थोड़ा उसको सोल्यूशन भी देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन। जैसे कि लिखा हुआ है कि किस स्थिति में एक बंद चालक में विभवांतर प्रेरित होगा। हमें वो कौन सी स्थिति है जिसमें बंद चालक में विभवांतर प्रेरित होगा। पहला लिखा है केवल बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। जब आपने ये बात बोल दी केवल, जिसकी वजह से सवाल गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। मतलब अगर सिर्फ बंद कुंडली को चुंबक के पास ले जाए तभी होगा, उल्टा नहीं हो सकता। चुंबक को बंद कुंडली के पास ले जाए तो टे नहीं होगा क्या, तब भी तो होगा। दूसरा वाला आंसर देखिए, एक क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाया जाए, लेकिन इसमें भी तुमने जब केवल लगा दिया जिसकी वजह से यह उत्तर भी हमारा गलत हो गया। सर ये दोनों चीज पॉसिबल है। आ जाइए, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, ये देखो दोनों में से कोई कंडीशन हो, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा, रिलेटिव मोशन हो रही है, सही है। लास्ट वाला देखिए, क्षण चुंबक को बंद कुंडली, देखो क्षण चुंबक और बंद कुंडली दोनों को समान चाल से समान दिशा की ओर से ले जाने पर। अब जब समान चाल से समान दिशा, सेम दिशा में चल रहा है तो क्या कोई रिलेटिव मोशन हो रहा? सेम दिशा में चल रहा है तो। अपोजिट दिशा में चल रहा होता तो रिलेटिव मोशन होता। तो जब सेम दिशा में चल रहा है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो याली कंडीशन में विद्युत वाहक बल 0। तो सवाल ये था कि किसमें प्रेरित होगा, तो कह देना थर्ड वाला आंसर हमारा सही। ऐसे 10 सवाल पूछे गए पिछली बार। ओके, कैसा लगा कॉन्सेप्ट आप मुझे जरूर बताइए। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट भर भर के हमने ऐसे ही कॉन्सेप्ट अपने हथौड़ा बैच में शुरू कर रहे थे। बच्चों आरआरबी ग्रुप डी में भारी भरकम सिलेक्शन देने के लिए, भर भर के सिलेक्शन देने के लिए हथौड़ा बैच शुरू किया गया। बच्चों ये बैच का दाम बहुत कम रखा गया ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी उस रेस में साथ में दौड़ सके। जो महंगे महंगे कोर्स लेकर भी सिलेक्शन नहीं पा सकेंगे उनके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 399 और 699 का दाम रखा। मतलब आप 6 महीने में 399 रुपए देकर ही आप कह सकते हो ग्रुप डी की पूरी तैयारी कर सकते, पता है। और 1 साल के लिए 699। ये जो हमारा बैच है ये एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका, और बैच में पता क्या क्या मिलने वाला है, थोड़ा सब्र कीजिए। आपको देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें। बच्चों ग्रुप डी के जो हथौड़ा बैच है इसमें साइंस स्पेशल बैच, जिसमें हमने 200 घंटे का पूरा साइंस पढ़ाया। 200 घंटे बहुत होते। मैथ स्पेशल बैच, अर्थमेटिक और एडवांस ये 250 घंटे मिला के पढ़ाया है। रीजनिंग 70 घंटे के आसपास पूरा का पूरा रीजनिंग का बैच। बच्चों जीके स्पेशल जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा और स्टैटिक जीके सब कुछ आपको जीके स्पेशल मिलेगा। इसके अलावा और बेहतर तैयारी के लिए हमने रेलवे का यात्रा बैच शुरू किया जो स्पेशल साइंस और मैथ के लिए है। बच्चों जो हमारा रेलवे का मैथ का यात्रा बैच है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 50 सेट
अच्छा 50 सेट में से एनटीपीसी ने 10 सेट, आरआरबी जेईई ने 10 सेट, यानी जितने हमारे आरआरबी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग एग्जामों में, उनके 10-10 सेट हमने उठा लिए जो आपका मैथ में मिलेगा। इसी तरीके से रेलवे की जो साइंस का यात्रा बैच है, इस यात्रा बैच में हमने क्या किया है, ग्रुप डी 2022 में जो पेपर हुआ था उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कराया है, 99 सेट का सोल्यूशन कराया, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, इसमें इसके अलावा एक्सपेक्टेड सेट भी मिलेगा। ये जो बैच है ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच बहुत ज्यादा दाम का नहीं है, सिर्फ 399 में 6 महीने के लिए और 699 में पूरे साल भर के लिए है। ध्यान रखिएगा। कैसा लगा ये वीडियो? और ये वीडियो आप ये बैच नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो परेशान मत होइए, मैं YouTube पर ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, ऐसे कॉन्सेप्ट आपके लिए कितने ज्यादा जरूरी है। कॉपी ले लीजिएगा, डे 01 शुरू करिएगा, डे 01 फलाना फलाना क्वेश्चन, नीचे बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पूरा पेज भर दीजिएगा। ऐसे मैं आपको कम से कम 200 वीडियो 200 अड़ियल सवालों के सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।